Hello friends, a very good morning. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Whatever you feel connected with, I hope you all are fine. आज के सेशन में हम RTE 2009 को डिस्कस करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और अगर कोई आप टीचिंग एग्जाम्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप CTET, UP टेट, DSSB KVS आप अगर नहीं भी कर रहे हैं, और अगर आप टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप पढ़ाते हैं, तो ये सभी टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब टीचिंग के बारे में ही बताया गया है। स्कूल्स के बारे में बताया गया है, स्कूल में कैसा प्रोग्राम होने चाहिए, कैसा करिकुलम होना चाहिए, और कितने वर्किंग आवर्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स पे कितने हेडमास्टर, ये सब तो मीन्स कि टीचिंग से रिलेटेड ही है, टीचिंग के अकॉर्डिंग ही है। अगर एग्जाम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तब भी आज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने जितने भी टीचर्स आपके कोलीग्स हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो जैसे आगे एग्ज़ाम होते हैं, मीन्स के बीएड के बाद आप सीटेट करते हो, तो उसमें जो पेडोलॉजी होती है, उसके बाद जो पेपर होते हैं लाइक सुपर टेट, KVS और DSSB, तो इसमें पेडोलॉजी का लेवल बढ़ता रहता है। अगर आप पेडोलॉजी पहले से प्रिपेयर अच्छे कर लोगे, सीटेट में ही अपनी पेडोलॉजी अच्छी कर लोगे, तो आपको आगे जो है फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उसका लेवल बढ़ता रहता है और टफ होती रहती है। मीन्स टफ कुछ नहीं होता है, मीन्स उसमें बस समझ का है खेल। आप पेडोलॉजी को अच्छे से समझ लो, इसको याद करने का कुछ नहीं, रट्टा लगाने का इसमें कुछ भी नहीं है। बस अगर आपको अच्छे से समझ आ जाती है तो आप सारे लेवल्स आगे से कर लोगे। ओके, तो अगर आपको पेडोलॉजी पढ़नी है, अपनी पेडोलॉजी अच्छी करनी है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके नहीं देखिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। और जितने भी आपके टीचर्स हैं साथ में, जो भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, उनको वीडियोस उनके साथ शेयर करिए, और इस चैनल का जो लिंक है वो भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी पेडोलॉजी सीख सकें। और जो भी आपको डाउट है अगर कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं अपनी। और जहाँ तक मेरा प्लान है, इस चैनल पे मैं पेडोलॉजी के इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो डिस्कस करूँगी इसमें। और मेरे अभी खुद के एग्जाम हैं, खुद की पढ़ाई चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा सेशंस नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि उससे भी मुझे कंसंट्रेट करना है, वरना मैं 2 से 4 सेशन डेली के रखती। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि RTE है 2009, NCF है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और अब नेक्स्ट सोचती हूँ शायद जीन पियाजे का डिस्कशन करें। और जो जिसके क्वेश्चंस ना ज़्यादा आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आना ही आना है, वो हम पहले इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, वो ये बात है कि अगर आप 4 शॉर्ट क्वेश्चंस छोटे छोटे प्रिपेयर करते हो, ओके, और आप एक ऐसा क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं जो बहुत ही मीन्स उन चारों को इंक्लूड कर लेता है, ये कह सकिए, या फिर वो जो है एग्जाम में आना ही आना है, उसी तरीके से ही बात है। छोटे छोटे टॉपिक्स का डिस्कशन अभी नहीं करूँगी आगे से, और मीन्स करूँगी, लेकिन पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसको ले लेते हैं, जिससे कि अगर आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करोगे और हमारी वीडियोज़ को देखोगे, तो जो ज़्यादा जिसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, वो पोर्शन पूरा आपका कवर हो सकता है। मीन्स कि आप CTET जो है क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आप हमारे चैनल के वीडियोस को देख लेते हो और समझ लेते हो। और हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस भी हमने करवाए हैं, जैसे कि NCF है, पूरा डिस्क्राइब किया, उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है। ऐसी RTE होगा, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, और ऐसी जीन पियाजे या कोई और CCE कोई और टॉपिक होगा, उसके साथ कॉन्सेप्ट होगा पूरा, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस होंगे। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं, RTE एक्ट 2009 को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं और कहूँगी, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के लिंक को शेयर करिए। जो भी आपके आसपास में बीएड कर रहे हैं बच्चे, या फिर टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ चैनल के लिंक को शेयर करिए। और स्टार्ट करते हैं। RTE एक्ट मीन्स राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ओके, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें क्या है, शिक्षा के बारे में ही सब आप डिस्कशन किया है। इसमें 38 सेक्शंस थे, मीन्स धाराएं, और 7 चैप्टर्स थे, मीन्स अध्याय, और कुछ अमेंडमेंट्स भी थे। ठीक है, तो ये कब बनाना शुरू हुआ था? ये
2002 में 12 दिसंबर को 86 अमेंडमेंट में बनाना स्टार्ट हुआ था और 2002 में जो एजुकेशन थी वो फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड की गई थी, ठीक है। और 26 अगस्त 2009 में ये कंप्लीट हो चुका था और साइन हो चुका था प्रेसिडेंट से, लेकिन जो इसको लागू किया गया मीन्स अप्लाइड कब हुआ था, ये 1 अप्रैल 2010 में। ओके, तो इतनी बात क्लियर है कि बनना कब स्टार्ट हुआ था 2002 में, कंप्लीट कब हुआ था 2009 में और अप्लाई कब हुआ था 2010 में। लाइक शेयर करते रहिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। आगे देखते हैं, RTE 2009 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है? 21A में। 21A में ये कहा है कि 6 to 14 ईयर्स के जो भी स्टूडेंट हैं तो उन्हें कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। इतने ईयर्स के बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क होता है, मीन्स कि फ्री, और कंपलसरी का मतलब होता है कि अनिवार्य, मीन्स ज़रूरी, जिससे कि जो हमारी इंडिया है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो जो है अच्छे खासे मीन्स के डेवलप कर सके। अगर बच्चे पढ़े हुए होंगे तो वो अच्छा अपनी लाइफ सेटल कर लेंगे, अपना फ्यूचर अच्छा सेटल कर लेंगे, रहन सहन में, लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग में इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, और इसलिए 14 साल तक शिक्षा को अनिवार्य किया गया, जिससे कि बच्चे में अच्छी समझ आ जाए और अच्छा रहन सहन आ जाए, डिसिप्लिन वो बने, मीन्स के आलतू फालतू के कामों में ना लगे, उसे शिक्षा मिलेगी अगर तो वो कुछ अच्छा ही सीखेगा, कुछ अच्छा ही करेगा आगे काम, क्योंकि शिक्षा में बहुत कुछ सिखाया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और इसके आगे है, देखिए यहाँ पे बात हुई है 6 to 14 ईयर्स की, ठीक है। और जो RPWD है एक्ट, राइट टू पर्सन विद डिसएबिलिटी, इसमें क्या गया है, जो डिसेबल बच्चे हैं, मीन्स जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो जिनके लेग्स में कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है उनके साथ, तो क्या करेंगे, उनके लिए थोड़ा अलग है, उनके लिए 6 to 18 ईयर्स के स्टूडेंट को जो है फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है कि कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन मिलेगी कि कौन से ईयर्स के से कौन से ईयर्स के बच्चों को, तो अगर नॉर्मली बात होती है तो आप 6 to 14 बोलोगे, और अगर डिसेबल की बात होती है कि डिसेबल को कैसे मिलेगी, तो आप 6 to 18 स्टूडेंट्स पे टिक लगाओगे। अंडरस्टूड। आगे देखते हैं, अब एक आर्टिकल 14 है, उसमें बात की जा रही है कि 3 to 6 ईयर्स के बच्चों को भी फ्री एज मिलेगी एजुकेशन। जो प्ले एज चिल्ड्रन हैं, जो प्ले मेथड से पढ़ाया जाता है बच्चों को, फ्रेंडरिच प्राइस का, और ये नाम दिया गया था कुक ने। तो 6 to मीन्स के 3 to 14 ईयर्स फ्री एजुकेशन आर्टिकल 45 में अब कहा जा रहा है, बात चल रही है या हो चुकी होगी। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल 45 में ECCE, ये CCE अलग है, ओके, ये ECCE अलग है। इसका मीन्स होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। जो अर्ली चाइल्डहुड है, मीन्स जो बहुत छोटी एज है, जो एज है आपकी 3 to 6, उसमें ये बात इस एजुकेशन में ECCE में ये कहा गया है कि 3 to 6 बच्चों को, ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। ओके, और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वांटिटी, जो बच्चों को एजुकेशन मिल रही है उसकी क्वालिटी अच्छा हो, ऐसा ना हो कि बच्चों बस क्लास पास किए जा रहे हैं और उन्हें कुछ सीखने को ना मिल रहा हो। उन्हें हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ की क्वालिटी होना चाहिए, और सेटिस्फाई भी होना चाहिए कि उन्हें प्रॉपर समझ आना चाहिए। तो क्वालिटी और जो कंटेंट होता है वो अच्छा होना चाहिए कि बच्चे को उससे कुछ नॉलेज मिल रही हो। एंड फॉर्मल बुक्स, स्कूल की बुक्स में अच्छा कंटेंट होना चाहिए, मीन्स कि बच्चों को नॉलेज मिलने का होना चाहिए। आगे देखते हैं एज वाइज एडमिशन, जो एडमिशन होते हैं बच्चों में, फॉर एग्जांपल NC होता है पहले, फिर KG होता है, मीन्स के पहले LKG होता है, लोअर KG, फिर अपर KG, उसके बाद फर्स्ट क्लास आता है। ओके, तो स्टार्टिंग एडमिशन होते हैं 3 ईयर्स से बच्चों के। अगर 3 साल का बच्चा है तो वो लोअर KG में जाएगा, मैं बताती हूँ। 3 साल का बच्चा है लोअर KG और एक होता है अपर KG, ठीक है। उसके बाद होता है फर्स्ट क्लास। तो क्या करना है, अगर 6 ईयर्स का बच्चा है, बच्चा कितना है 6 ईयर्स का,
तो यहाँ पे तो 3 साल का बच्चा जाना है, ओके, 3 इयर्स का, या 4 इयर्स का जाना है, या 5 इयर्स का जाना है। तो 6 इयर्स का बच्चा है वो LKG UKG में ना जाके डायरेक्ट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, जैसे स्कूल के अकॉर्डिंगली जो एज ली जा रही है उसमें ही जाएगा। अगर उसने कोई क्लास पहले से अटेंड नहीं किया है तो नर्सरी में वो मीन्स के LKG में वो नहीं जाएगा, वो अपने एज के बच्चों के साथ वाले क्लास में ही जाएगा। जो बच्चे जिस क्लास में बच्चे 6 इयर्स के हैं तो उसको उसी में भेजना है और उसी के लिए उसको प्रिपेयर करवाना है। पेरेंट्स भी इन्वॉल्व करेंगे और टीचिंग इंस्टीट्यूशन भी, उसके लिए प्रिपेयर करवाइए, पहले से उसका बेस और स्ट्रॉन्ग करवाइए। जो क्लासेस उससे नहीं पढ़े हैं लेकिन उसको एडमिशन जो है उसी में ही मिलेगा जिसमें और एज के बच्चे उसके साथ के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी। ये क्या होता है? ये 2009 में अमेंडमेंट आया था कि बच्चों को जो है 8th क्लास तक फेल नहीं करना है मोस्टली CBSE स्कूल में, इसमें कि 8th क्लास तक फेल बच्चों को क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है कि अगर वो बीच में फेल हो जाते हैं तो फेयर ऑफ फेलियर की वजह से, फेल होने के डर की वजह से वो एजुकेशन फिर छोड़ देते हैं। उन्हें फिर इंसल्ट फील होता है कि हम फेल हो गए, तो फिर वो आगे रिपीट क्लास नहीं करना चाहते और वो एजुकेशन ही छोड़ देते हैं। तो अगर 8th क्लास तक एजुकेशन जो है कंपलसरी होगी तो बच्चा सीखेगा, तो बीच में एजुकेशन तो नहीं छोड़ेगा। सपोज वो 6th में है, हालांकि 6 का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो एलिमेंट्री क्लास हो जाता है 6 to 8, और 1st to 5 जो है प्राइमरी क्लास होता है। 6th क्लास 5th क्लास के बदले काफ़ी लेवल उसमें बदलता है। तो 6th क्लास में मोस्टली बच्चे फेल होने के चांसेस रहते हैं। अगर कोई 6 में फेल हो जाता है तो वो आगे पढ़ना नहीं चाहता है। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं, कुछ घर वाले हैं कि नहीं पढ़ाना चाहते कि एक ही क्लास की फीस फिर से देंगे हम, और बच्चे भी थोड़ा सोचता है कि अब हम फेल हो गए, हम नहीं पढ़ पाएंगे, उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। और फिर उसी स्कूल में उसके क्लास के जो बच्चे हैं वो आगे 7th क्लास में जा चुके हैं, तो उसको थोड़ा एम्बेरसिंग फील होगा, थोड़ी बेइज्जती फिर फील होगी कि मैं छोटे क्लास के बच्चों के साथ हूँ, मेरी इंसल्ट हो गई, दिस एंड दैट। तो इन सब कारणों की वजह से जो है 8th क्लास तक एजुकेशन फ्री एजुकेशन जो है मीन्स के एजुकेशन में फेल नहीं किया जाएगा बच्चों को, ऐसे कि 2019 में अमेंडमेंट आया था। ओके, आगे देखते हैं। आगे है स्ट्रेस फ्री एजुकेशन। ओके, मीन्स के एंग्जाइटी, मीन्स के कोई भी वरीज और टेंशन के बिना एजुकेशन रखी जाए। मीन्स के टीचर या फिर स्कूल का जो इंस्टीट्यूशन है वो ऐसा इन्वायरमेंट रखे कि बच्चों को पढ़ाई जो है एकदम बहुत ज़्यादा बर्डन ना करे। ये यशपाल कमेटी 2005 NCF में भी है कि एजुकेशन विदाउट बर्डन, कोई भी बर्डन ना हो बच्चों को। ओके, थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं NCF 2005 का कि बच्चे मोटी मोटी बुक्स लेके ना जाएं, टीचिंग को जो है, एजुकेशन को जो है एंजॉय किया जाए, और एजुकेशन को जो है एंजॉय किया जाए, स्ट्रेस फ्री करके पढ़ाया जाए, प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाए, और उसमें टूर लिए जाएँ, उसमें विजिट करवाया जाए जहाँ उनको, जिससे कि उनको बहुत अच्छा लगे और अच्छा फीलिंग आए, स्ट्रेस ना हो, पढ़ाई जो है बोझ ना लगे कि हमें पढ़ना है, एग्जाम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस फ्री एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आगे है एडमिटेड चाइल्ड नॉट टू पे एनी काइंड ऑफ फी। ऐसे कि RTE 2009 में लिखा है कि जो बच्चों को एडमिशन दिया जाता है उनसे कोई फ़ी नहीं ली जाएगी, जैसे कि ट्यूशन फ़ी, यूनिफॉर्म फ़ी, बुक्स फ़ी, ये सब ऐसा लिखा है। लेकिन ऐसा पता नहीं अब होता, ऐसा होता नहीं है वैसे, ऐसा लेकिन RTE 2009 में लिखा है। ओके, एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, इंडिया बिकेम 135th कंट्रीज टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। इंडिया जो है 135 मीन्स के 134 इससे पहले कंट्रीज बन चुके हैं, और ये 135 कंट्री है जो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में मीन्स संविधान में अपने शिक्षा को शामिल किया है। ओके, और ये कब शामिल किया गया था? 2002 में। आगे देखते हैं, कुछ पेरेंट्स की भी ड्यूटी कही गई है। RTE 2009 में पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है? टू एडमिट द चाइल्ड इन एलिमेंट्री स्कूल। ओके, कि अपने बच्चे को एलिमेंट्री स्कूल मीन्स क्लास 8 तक ज़रूर एडमिशन कराएं, ज़रूर उन्हें पढ़ाएं। ये ड्यूटी पेरेंट्स की भी है। अब कितना ही शिक्षा वाले RTE कितना भी रूल्स बना लें कि बच्चों को फ्री एजुकेशन, जब तक पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में नहीं एडमिशन दिलाएंगे तो कोई कितना भी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहे कैसे बढ़ा सकता है। तो ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है यहाँ पे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं एटलीस्ट एलिमेंट्री स्कूल मीन्स के 8 तक का स्कूल। 1st to 5th प्राइमरी स्कूल होता है, 6 to 8
एलिमेंट्री स्कूल होता है। तो एलिमेंट्री स्कूल तक पढ़ाने की ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है। अगर पेरेंट्स पढ़ाएंगे तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे। अगर पेरेंट्स पढ़ाना ही नहीं चाहेंगे, या किसी के पास फीस नहीं होती है, या किसी को खुद वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो उन्हें एजुकेशन का इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती है, तो मेन बात यह है कि आर्टिकल 51A के पैराग्राफ में लिखा है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, तो उनको बच्चों को एडमिशन कराना अपना ज़रूरी है। कौन से क्लास तक? 8th क्लास तक, एलिमेंट्री स्कूल तक। ओके, आगे देखते हैं। अब आती है नंबर ऑफ टीचर्स की बारी। कितने टीचर्स कौन से क्लास में कितने बच्चों पर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यह हम बात करने जा रहे हैं 1st to 5th क्लास की। ओके, 1st to 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स होना चाहिए? 30, और उस पर कितना टीचर होना चाहिए? 1। 30:1 का रेशियो का मतलब ये है कि हर 30 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर होना चाहिए, ऐसा कि RTE 2009 में कहा गया है। अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो उस पर 1 टीचर होगा। अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो उस पर 2 टीचर्स होंगे। अगर 90 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे 3 टीचर्स होंगे। ओके, तो और 40 से ज़्यादा बच्चे नहीं बढ़ने चाहिए। 40 पर 1 टीचर है, उससे ज़्यादा बच्चे ना बढ़ें, बहुत से बहुत। ओके, क्योंकि 35:1 का रेशियो जो है क्लास 8 का है, आगे बताएंगे। और क्लास 6 to 8 में देखिए क्या होता है। यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए, उस पर 1 टीचर ज़रूरी है। और यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स होंगे तो उस पर 1 टीचर कंपलसरी है। ओके, फिर से सुनिए, 30 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर होना कंपलसरी है, मीन्स 1 टीचर उन बच्चों को पढ़ाएगा। ये बात हो रही है 1st to 5th क्लास के। ओके, और 6 to 8 क्लास के, ये देखिए 6 to 8 क्लास की बात हो रही है कि 35 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर उनको पढ़ाएगा। ओके, और आगे बात करते हैं हम हेडमास्टर कितने होने चाहिए कितने स्टूडेंट्स पर। अगर किसी भी स्कूल में 121 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ 1 हेडमास्टर होना चाहिए। ओके, और अगर किसी भी स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे 1 हेडमास्टर होना चाहिए। ये बात हो रही है 1st to 5th प्राइमरी क्लास की। अगर 1st to 5th, ध्यान से समझिए, अगर 1st to 5th क्लास प्राइमरी स्कूल होता है, उनमें 121 स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में। ओके, कॉलेज तो नहीं कहलाया जाएगा, वो 1st to 5th क्लास है, वो प्राइमरी स्कूल है, तो उसमें 1 हेडमास्टर होना चाहिए। ओके, और अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, कौन से क्लास के? 6 to 8 क्लास के 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें 1 हेडमास्टर होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। RTE 2009 में सिर्फ टीचिंग, टीचर, स्टूडेंट्स और वर्किंग आवर्स के अलावा भी कुछ और भी बातें हैं। वो है सेकंड, देखिए बिल्डिंग की। बिल्डिंग कैसी होना चाहिए स्कूल की? उसमें क्लास होना चाहिए, और हेडमास्टर का 1 रूम ज़रूर होना चाहिए जो कि प्रिंसिपल बोलते हैं, और 2 सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ का टॉयलेट सेपरेट होना चाहिए, और किचन होना चाहिए मिड डे मील के लिए, और प्लेग्राउंड भी होना चाहिए, और वाटर ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, और वाटर की एडिकेट फैसिलिटी भी होना चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहीं पानी नहीं है, बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है, साफ़ पानी मिलना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ओके, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मीन्स कम से कम कितने वर्किंग डेज होने चाहिए, कितने वर्किंग आवर्स होना चाहिए पढ़ाई के लिए। ओके, तो अब हम आगे समझाने जा रहे हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज। कितने वर्किंग डेज? वर्किंग का मतलब होता है जब वो दिन स्कूल का जब बच्चों को पढ़ाया गया हो। जैसे कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 वर्किंग डेज नहीं होते। वर्किंग डेज कितने होते हैं? 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, उसमें से संडे हटा दिए तो टोटल डेज हमारे वर्किंग कितने बचे? 6। और इन 6 डेज में अगर कोई रेनी डे हो जाता है, मीन्स उस दिन क्लास नहीं लगता है, या फिर कोई फेस्टिवल आ जाता है, तो 2 डेज उसमें अगर हॉलीडे हो जाता है तो वर्किंग डेज 2 हटा दिए। हॉलीडे के डेज हटाकर जो डेज बचेंगे वो हमारे कहलाएंगे वर्किंग डेज। अंडरस्टूड? वर्किंग डेज वो होते हैं जिस दिन क्लास लगा हो। जिस दिन टीचर्स आए हों, क्लास ना लगा हो, वो वर्किंग डेज नहीं होगा। जिस दिन क्लास लगा हो, जिस दिन पढ़ाई हुई हो, उसे बोलेंगे वर्किंग डेज। अंडरस्टूड? आगे देखते हैं। हाँ, आगे यही देखते हैं कि 200 वर्किंग डेज होना चाहिए 1st to 5th क्लास में। ओके, कितने होना चाहिए? अगर 1st to 5th क्लास की बात कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम वर्किंग डेज मीन्स पढ़ाए गए दिन कितने होना चाहिए? 200। ठीक है, और
अगर 6 to 8 क्लास की बात करते हैं तो उसमें वर्किंग डेज होना चाहिए 220, मीन्स की जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें जो एब्सेंट प्रेजेंट लगती है वो डेज होने चाहिए 200 क्लास 1st to 5th में, और 6 to 8 क्लास में 220 वो वर्किंग डेज होना चाहिए, मीन जिसमें एब्सेंट और प्रेजेंट लगती है वो वाले डेज। आगे देखते हैं, अब है मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। अब वर्किंग आवर्स कितना होना चाहिए, कितने घंटे बच्चों के मीन्स के टोटल पढ़ाई के घंटे, पढ़ाई के आवर्स। ओके, तो कितने पढ़ाई के आवर्स होने चाहिए, 1st to 5th क्लास में होना चाहिए 800 आवर्स। ओके, और 6 to 8 क्लास में होना चाहिए टोटल 1000 आवर्स पूरे ईयर में। ओके, जैसे कि अगर वीक में 6 डेज होते हैं और डेली आप उसमें 6 आवर्स जो है क्या करते हो, 6 आवर्स पढ़ाई करते हो, तो हमारे 1 वीक के कितने आवर्स हो गए, 36 आवर्स। ओके, 1 वीक में होगा 36 आवर्स। ऐसी पूरे ईयर में 800 आवर्स होना ज़रूरी है, ऐसा RTE 2009 ने बोला है। आगे देखते हैं, आवर्स पर वीक फॉर टीचर्स। अब टीचर्स के लिए देखिए, एक वीक में समझिए 6 डेज में कितना टीचर को काम करना है, 45 आवर्स। ओके, यहाँ पे टीचर की भी बात हुई है, स्टूडेंट की भी बात हुई है, टीचर्स की भी बात हुई है, मीन्स 45 आवर्स। और अगर RTE के अकॉर्डिंग RTE 2009 के अकॉर्डिंग कितने वर्किंग आवर्स होना चाहिए, 45 आवर्स एक वीक में संडे को हटा के 6 डेज बनता है। तो अगर एक दिन में 7.5 घंटे अगर टीचर काम करें तो उनके 45 आवर्स हो जाएंगे 1 वीक में। आगे देखते हैं, कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, यू कैन आस्क एनी क्वेरी, यू कैन डू एनी क्वेरी फॉर एनी प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सी। नेक्स्ट देखते हैं, लाइब्रेरी की बात हो रही है। अब लाइब्रेरी में क्या क्या बुक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 1-2 बुक्स ही निकाल दी है, एक ही सब्जेक्ट की सारी बुक्स हो गई, 2 सब्जेक्ट की सारी बुक्स हो गई। जितने भी क्लास हैं स्टूडेंट स्कूल में और जितने भी उनके सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग बुक्स होना चाहिए। उसके अलावा सिलेबस की बुक्स के अलावा, वो तो बच्चों के पास खुद की भी हैं सिलेबस की बुक्स, तो लाइब्रेरी में और बुक्स भी होना चाहिए, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, ओके, स्टोरी बुक्स हैं, GK बुक्स हैं, ये सब और बुक्स भी होना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है अपने करिकुलम अपने सिलेबस से हटकर कुछ और सीख सके, कुछ और पढ़ सके। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं, प्ले मटेरियल। जो प्ले मटेरियल होना चाहिए, मीन्स खेलने का मटेरियल, जैसे कि गेम्स का मटेरियल, फुटबॉल की बॉल अलग होती है और वो होने चाहिए फुटबॉल के लिए, और बास्केटबॉल की अलग होती है बॉल, तो वो बॉल अलग होना चाहिए, वॉलीबॉल की बॉल अलग होती है, क्रिकेट की अलग। तो मीन्स के डिफरेंट गेम्स का इक्विपमेंट होना चाहिए, डिफरेंट गेम्स की एसेसरीज होना चाहिए जिससे बच्चे खेल सकें। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर बास्केटबॉल खेल रहे हैं बच्चे तो लो फुटबॉल की बॉल ले लो उससे बास्केटबॉल खेलो, ऐसा नहीं। बास्केटबॉल की बॉल अलग ही होती है, वो बाउंस करती है। फुटबॉल की बॉल इतना बाउंस नहीं करती जितना कि बास्केटबॉल की करती है। आगे कुछ प्रोहिबिशंस भी देख लेते हैं, मीन्स ये कुछ मनादियाँ भी हैं। क्या क्या मना किया गया है RTE 2009 में, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट, मीन्स के बच्चों को आंखों से घूरना, हैरेसमेंट मीन्स बच्चों को आंखों से घूरना भी नहीं है, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना है कि उनको कॉक बना दिया, मीन्स के मुर्गा बना दिया, कि हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया, क्लास के बाहर भेज दिया। फिजिकल पनिशमेंट बिल्कुल ही देने को मना कर दिया। हालांकि नर्सरी to 12 के जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे जो हैं कहना नहीं मानते हैं, उनके साथ कुछ स्ट्रिक्ट बिहेव करना पड़ता है, लेकिन आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर आप टीचर हैं तो अकॉर्डिंग टू टीचिंग रूल्स, अकॉर्डिंग टू RTE पनिशमेंट देना जो है अलाउड नहीं है। आपको ऐसे ही बच्चों से बात मनवानी है, उनसे काम करवाना है बिना पनिशमेंट दिए, ओके, बिना उनको मारे, ओके, मारना भी अलाउड नहीं है। आगे देखते हैं, रनिंग स्कूल्स विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए स्कूल में, ओके। आगे देखते हैं, नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन, कोई एडमिशन अगर बच्चा करना आ रहा है, लेने आया है, तो उसमें ये प्रोसीजर नहीं देखते हैं कि उसमें पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स की एज कितनी है, उनके क्या सर्टिफिकेट हैं, ओके, ये कुछ नहीं देखते हैं। जो एडमिशन करने आ रहा है बच्चा, उसको एडमिशन दे दिया जाता है जिसके जैसा उसका परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग, टेस्ट नहीं लिया जाता है, ओके, पेरेंट्स का। आगे देखते हैं, नो प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, जो स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो उन्हीं बच्चों को प्राइवेट टीचिंग मीन्स के ट्यूशंस नहीं देंगे, कहीं और जाके अपने घर पे नहीं देंगे, ओके। मीन्स के एक स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है वो अलग से फीस लेके कहीं और ट्यूशन में नहीं पढ़ाएगा,
और क्या लिखा है आरटीई में, नो रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, मीन्स के बिना रिकॉग्निशन के अगर आप कोई भी स्कूल आप खोलते हैं और 10th और 12th अगर उसमें आप इंक्लूड करते हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़वा रहे हैं, तो उसका एफिलिएटेड होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा स्कूल्स में लिखा होता है, सीबीएसई के स्कूल का नेम होता है, उसके नीचे लिखा होता है एफिलेटेड टू सीबीएसई। तो एफिलिएशन होना बहुत ज़रूरी है, रिकॉग्निशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना रिकॉग्निशन के आप कोई भी स्कूल नहीं खोल सकते, परमिशन लेना ज़रूरी होती है पहले ऊपर से। आगे देखते हैं, 1st to 5th क्लास में क्या हो, कितना स्कूल दूरी पे होना चाहिए, 1 किलोमीटर। मीन्स अगर आपका ये देखिए, अगर आपका ये स्कूल है, ओके, ये स्कूल है और ये आपका घर है, ओके, ये आपका हाउस है, ठीक है, तो यहाँ के बीच के जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर होना चाहिए। किसके लिए, 1st to 5th क्लास के लिए, ओके। और यही डिस्टेंस अगर हम बात करें 6th to 8th क्लास के लिए तो कितना होना चाहिए यहाँ पे, 3, ओके। लेकिन आजकल बहुत दूर दूर स्कूल्स खुल गए हैं और क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है कि लैंड मिल नहीं रहा है लोगों को और दूर स्कूल्स ओपन हुए हुए हैं और तब भी जा ही रहे हैं सब लोग। आगे देखते हैं, EWS इकोनॉमिक वीकर सीट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 25%, अगर कितनी सीट्स हैं आपकी, 100 सीट्स हैं क्लास में, ठीक है, तो मीन्स कि 100 बच्चों को एडमिशन नहीं देना है, 35 को देना है, तो जितने भी बच्चे हैं उसका 25% जो है हमने सीट अलग से रखनी है कि अगर कोई बच्चा आता है, कौन सा, SC ST OBC का कोई भी बच्चा है एडमिशन के लिए आता है तो उसको सीट मिलनी है। जितने भी बच्चे हैं उसका 25% जो है इन सेक्शंस को एडमिशन देना है, ओके। आगे देखते हैं, इसमें और भी एक नई बात की गई है, टीचिंग से अलग और स्टूडेंट से अलग, टीचर से अलग, पेरेंट्स को भी इसमें कुछ इन्वॉल्व किया गया है कि इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, ओके। कैसे इन्वॉल्व होंगे पेरेंट्स, ये देखिए, SMC मीन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ओके। आगे देखते हैं, अ कम्युनिटी इंटरेक्शन ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल फंक्शनिंग विद पेरेंट्स and provide mechanism for more effective management at school level, ओके। पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, इसमें पेरेंट्स को भी एनकरेज किया गया है कि वो स्कूल कमेटी में आएँ। और इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 16 मेंबर्स और 8 होती हैं उसमें से वुमेन। तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन मोस्टली ऐसे आता है कि फुल फॉर्म बताइए SMC की, तो आप बता सकते हो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो 16 मेंबर्स, और वुमेन मेंबर्स कितनी होती हैं, 8 मेंबर्स, ओके। इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक वीकर सीट कितनी % होती है स्कूल्स में, या फिर इकोनॉमिक वीकर सीट किस लिए होती है, कौन सी सीट्स होती हैं, तो आप कह सकते हो 25% है, और SC ST OBC और डिसेबल्ड के लिए भी होती है। और देखते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं, वरना प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए एक अलग से वीडियो है जो इसके बाद आने वाली है, जिसमें 18 क्वेश्चंस होंगे टोटल, ये मोस्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कुछ ही क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इस पे क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो देखते हैं, RTE 2009 हैज़ इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच क्लास टू विच क्लास, कौन से क्लास से कौन से क्लास तक के लिए ये इम्प्लीमेंट हुआ है, तो बताइए। 1st to 5th के लिए हाँ होता है, सही है, गलत बात नहीं है। और फिर है 1st to 10 के लिए नहीं, 9 10 की इसमें बिल्कुल बात नहीं हुई है। 1st to 12 नहीं, 11 12 की भी इसमें बात नहीं हुई है। 1st to 8 हाँ, 1st to 8। अब ये देखिए 1st to 5th की भी बात हुई है और 1st to 8 की भी बात हुई है। 1st to 8 हमारा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1st to 5th जो है इंक्लूड हो जाता है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि टोटल हमारी बात किसकी हुई है, कौन से क्लास की, 1st to 5th क्लास और 6th to 8th क्लास, ठीक है। तो इसको कंबाइन कर देंगे तो 1st to 8th क्लास हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी बी, ओके। आगे देखते हैं, आगे कौन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर्स द राइट टू फ्री एजुकेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। यहाँ पे आप एक बात को नोटिस करिए कि यहाँ पे लिखा है डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, ओके। यानी ये बात हो रही है हमारी 6 to 18 की। अगर कोई डिफरेंटली का वर्ड नहीं होता, ओके, अगर नॉर्मल बच्चों का बात होती तो यहाँ आंसर होता हमारा 14। तो ये हमारा आंसर 3 to 18 नहीं, 3 to 18 की कोई बात नहीं की गई है। 6 to 12 ईयर्स इसकी भी कोई बात नहीं की गई है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में।
और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ 6 to 14 जो है कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए नॉर्मल के लिए, और RPWD में बताया गया 6 to 18 ईयर्स के स्टूडेंट को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। ओके, तो 6 to 18 किसकी बात हो रही है? डिसेबल की। और हमारे क्वेश्चन में क्या है? हमारे क्वेश्चन में है कि डिसेबल की बात हो रही है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 6 to 18। ओके, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा 6 to 18 की यहाँ डिफरेंटली एबल स्टूडेंट की बात हो रही है। अंडरस्टूड? आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू RT Act 2009, हाउ मैनी आवर्स पर वीक डू टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल्स, यहाँ पूछा जा रहा है टीचर्स का। ओके, टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल्स हैव टू प्लान एंड वर्क। प्लान और वर्क करना है किसको? टीचर्स को। कितना करना है? 30 आवर्स या 45 आवर्स या 42 आवर्स या 60 आवर्स? सोचिए। ये देखिए यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि टीचर्स के वर्किंग आवर पर वीक, एक वीक में कितने हैं? 45। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये 30 नहीं, 42 भी नहीं, 60 भी नहीं, तो हमारा ये वी विल बी द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? आज 3 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते हैं, बाकी एक सेशन इसके बाद अलग से है जिसमें हैं क्वेश्चंस 18-20 होंगे लगभग। तो आज इतने क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको पेडोलॉजी पढ़नी है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मोस्टली पेडोलॉजी ही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर, और बाकी हमारी वीडियोस और भी हैं। इससे पहले B.Ed से रिलेटेड भी वीडियोस हैं, EVS से रिलेटेड भी वीडियोस हैं, और उसको आप देख सकते हैं। और आप सब्सक्राइब करिए, इससे कि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे कनेक्टेड विद अस।